यस। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट खुल गई है, ये वाली बेसिकली ये भी एक फाइल है ना, और एक ये भी वही चीज आ गई फिर दोबारा से। जी सेम वही कॉन्टेंट खुला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो यूआरएल्स हैं जो कि एक ही जगह पर जाते हैं। यानी अगर मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और डीसी किचन लिखता हूँ तो असल में इंडेक्स की फाइल ही खुलती है, और जब मैं इसके साथ इंडेक्स खोलता हूँ तो भी यही फाइल खुलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही यूआरएल को दो तरीकों से वो खोल रहा है। तो इसका मतलब कि क्राउलर इस बार फिर कंफ्यूज हो रहा है। वो ये समझेगा जब वो दोनों को क्राउल कर रहा होगा तो वो ये समझेगा कि भाई इसमें से असल वाला कौन सा है और कॉपी कौन सा है। तो अब हमने क्या किया हुआ, मैंने इंडेक्स की फाइल खोली है, मैंने क्या किया हुआ असल में देखिएगा जरा। पहला कैनोनिकल इसी फाइल पे लगाया हुआ है, कंट्रोल यू किया मैंने, और देखें इसमें कैनोनिकल लगा हुआ है, ये देखें नजर आ रहा है लाइन नंबर 13 में। इस दफा लाइन नंबर 13 में जो कैनोनिकल लगा हुआ है वो क्या कैनोनिकल है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसका जूम बड़ा करता हूं ताकि आपको पता लग जाए। जी क्या लगा हुआ है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href, मतलब किस फाइल के साथ, https प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन डॉट org। अब मैंने क्या कहा कि भाई ये जो इंडेक्स डॉट html फाइल है ये असल में डुप्लीकेट है इस यूआरएल का। हालांकि असल साइंस क्या है, असल साइंस ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास नंबर ऑफ HTML फाइल्स हैं और उनमें से कोई एक फाइल ऑटोमेटिकली चले होस्टिंग में, तो उस फाइल का नाम हम क्या रखते हैं, इंडेक्स डॉट HTML। और वो चलती कैसे है, हमारी डोमेन नेम के साथ। तो हमारी ये फाइल असल में डोमेन नेम से चल रही है, लेकिन इस तरह होने की वजह से दो फाइलें चल रही हैं, एक इंडेक्स की फाइल और एक डोमेन। तो अब ये फिर कॉपी का कॉन्सेप्ट आ गया ना कि एक इनमें से असल कौन सी है, एक ओरिजिनल है एक कॉपी है। तो अब हमने क्या कहा, हमने इंडेक्स की फाइल खोली, देखिए मैंने इंडेक्स की फाइल खोली हुई है, ऐसे ही है ना। इसके मैं हेड में आया, हेड में आकर मैंने ये कैनोनिकल लगाया, लाइन नंबर 13 में आपको नजर आ रहा है। मैंने कहा लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, एक लिंक लगा दो कैनोनिकल टाइप का, और उसका यूआरएल क्या है, ये वाला। अब क्राउलर को क्या पता लगा, क्राउलर जैसे ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो इंडेक्स की फाइल है ये असल में कॉपी है किसकी, प्रोफेशनल किचन डॉट डीसी किचन डॉट org। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे खत्म हो गया, ये इंटरनल डुप्लीकेट है। असल में क्या हो रहा है कि जब जब क्राउलर इंडेक्स पर आएगा वो उसको रीडायरेक्ट करेगा और कहाँ ले जाएगा, प्रोफेशनल किचन के ऊपर ले जाएगा। और ये रीडायरेक्ट कैसा होगा, ये वर्चुअल रीडायरेक्ट होगा, यानी ये विजिटर नहीं जाएगा। विजिटर आपने देखा, मैं विजिटर था, एज ए विजिटर मैंने अभी प्रोफेशनल किचन लिखा, वेबसाइट खुली, एज ए विजिटर मैंने उसके आगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लगाया, फिर भी वेबसाइट खुली, विजिटर इधर ही रहेगा। लेकिन जो क्राउलर आएगा ना वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। हालांकि ये एक ही चीज़ है, कि एक चीज़ को भी बताने के लिए मुझे क्राउलर को गाइड करना पड़ रहा है कि ये एक ही चीज़ है, नाम दो है। असल में हमने सिर्फ नाम दो रखे हुए, चीज़ एक ही है, लेकिन वहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरे केस में कोर्सेज HTML अलग फाइल है, इंडेक्स HTML अलग फाइल है। सो आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये आपको सबको पता लग गया कि ये कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक कैनोनिकल तो है ही है। हर वेबसाइट में एक कैनोनिकल है, क्योंकि हर वेबसाइट की इंडेक्स फाइल है और हर वेबसाइट URL से भी खुलती है। तो इसका मतलब वो मिनिमम एक कैनोनिकल तो होगा ही होगा। और वो कैनोनिकल किस फाइल में लगा होगा, इंडेक्स डॉट HTML के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट, लग भी गया। लगना कैसे है इसने, चलो अब चलते हैं आगे। ये लीजिए हमारी एक फाइल, इसको जरा मैं कर देता हूँ बंद। हेड में लग रहा है, देखिए मैंने हेड में ही दिखाया ना आपको, हेड में लगा हुआ था। चलिए आगे चलें। और ये एग्जांपल नजर आ रही है कि कैसे यूज करना है, एग्जैक्टली पूरा यूआरएल यूज करना है HTTPS के साथ। ये नहीं समझना कि ये इंटरनल लिंक है तो शायद फाइल का नाम लिखें तो काम चल जाएगा, नो, HTTPS के साथ, क्योंकि क्राउलर ने HTTPS को ही ढूंढना है। सो HTTPS के साथ यूज करना है, ये जैसे मैंने यूज की हुई है एग्जाम्पल में। ठीक है, अच्छा आप जरा एक और चीज देखें, ये क्या है, ये वर्डप्रेस का इंटरफेस आ गया आपके सामने कि भाई वर्डप्रेस में ये कैनोनिकल कैसे यूज होगा। अब ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस बेसिकली
कोडिंग उसकी बैक एंड पर है, फ्रंट एंड पे कोडिंग नहीं है, फ्रंट एंड पे उसके ग्राफिक्स हैं। और वर्डप्रेस में एसईओ कैसे होती है? वर्डप्रेस में एसईओ अगर कोई एक्सपर्ट आदमी होगा तो वो कोडिंग से कर लेगा, लेकिन जो एक्सपर्ट आदमी नहीं है वो क्या करेगा? प्लगइन्स यूज करेगा। वर्डप्रेस की वेबसाइट भी प्लगइन से ही बनती है और वर्डप्रेस की एसईओ भी प्लगइन से ही होती है। वर्डप्रेस की एसईओ करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स हैं ना दो, उनमें से एक का नाम है योस्ट और एक का नाम है मैथ रैंक। मतलब जो पॉपुलर हैं उनमें से एक है योस्ट, YOAST योस्ट, जो इसमें भी लगा हुआ है, अगर आपको दिखाऊंगा मैं तो नजर आएगा। ये एसईओ लिखा है, एसईओ के साथ ये वाई का आइकन नजर आ रहा है आपको, ठीक है? ये योस्ट है, इस पर आए जरा, मैं लिख रहा हूं पॉपुलर वर्डप्रेस एसईओ, वर्डप्रेस नहीं सिर्फ एसईओ प्लगइन्स। जी नीचे आए जरा, देखो ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है योस्ट, ठीक है? इसके अलावा जो है मैंने एक और बताया मैथ रैंक, ठीक है? वो है। सो हम क्या करते हैं, जब वर्डप्रेस की वेबसाइट आती है तो यहाँ तो उन्होंने पहले से ही हमें प्लगइन इंस्टॉल करके दिया होता है, यहाँ हमसे ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करवाते हैं। अब क्या है, अब उस स्लाइड में आ जाते हैं और ये पेड प्लगइन्स होते हैं, ज़हन में रखिएगा। देखें अब जो बंदा कोडिंग वाली वेबसाइट पे काम कर रहा है उसका एक्सपेंडिचर कम है कोडिंग की वजह से, लेकिन जो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम कर रहा है उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उसे हर चीज़ के लिए प्लगइन परचेज करना है। और प्लगइन्स की स्टोरी मैंने आपको सारी शुरू में सुनाई थी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को हम क्यों नहीं बेहतर समझते, क्योंकि प्लगइन है भाई, प्लगइन की अपडेट भी आएगी, प्लगइन एक्सपायर भी होगा। आम यूज़र को तो नहीं ना पता कि प्लगइन की अपडेट कब आ रही है। अब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, क्या होता है समटाइम व्हाट्सएप ऐसे लग रहा होता है कि जैसे गया, बस समझ ही कुछ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कुछ भी आ नहीं रहा, कुछ भी जा नहीं रहा, एकदम ज़हन में आता है कि भाई उनका सर्वर बैठ गया। हालांकि ऐसे नहीं होता, आपके व्हाट्सएप की अपडेट आई होती है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट्सएप की अपडेट चेक करते हैं, ठीक है ना? प्ले स्टोर में जाकर मैं दोबारा व्हाट्सएप लिखता हूँ तो उसमें देखता हूँ मैं ओपन लिखा हुआ कि अपडेट लिखा हुआ है। अपडेट लिखा हुआ तो मुझे पता लग जाता है भाई अपडेट की वजह से यूँ कर रहे हैं, फिर मैं उसको अपडेट करता हूँ। इसी तरह प्लगइन्स को भी हमें अपडेट करना पड़ता है। अब ये व्हाट्सएप को तो हम यूज़र है ना, एक बंदा जिसने मेरे से वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवाई है तो उसके एडमिन पैनल का यूज़र तो नहीं है, वो तो वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूज़र है जो www.abc.com है। उसे क्या पता है कि इसके अंदर कितने प्लगइन्स हैं, कितनों की अपडेट आई है और मुझे कितनों की अपडेट करनी है, और कितने प्लगइन्स एक्सपायर हो रहे हैं और कितने प्लगइन्स को मुझे रिप्लेस करना है। तो अगर वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो वो जो प्लगइन सपोर्ट दे रहा था वो सपोर्ट देनी बंद कर देगा, तो वल्नरेबिलिटी होल्स खुल जाएंगे आपकी वेबसाइट में। तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट में सस्पिशियस एक्टिविटी शुरू होगी, हैकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है? इस वजह से हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को इतना अच्छा नहीं समझते हैं। अब आ जाते हैं जी आगे। अभी हम ये देख रहे थे यहाँ कैसे लगना है। ये वर्डप्रेस में आया मैं, ये इस तरह का उसका पैनल होगा आपके सामने, ये क्या लिखा हुआ है, एसईओ। हमने यही काम करना है, हमने जो काम करना है ना इस प्लगइन में आके करना है हमने, और वर्डप्रेस में कुछ नहीं करना। वर्डप्रेस की वेबसाइट हमारे पास बनी हुई है। अच्छा मैं एसईओ में आया तो इसके ऊपर है जरा, इधर से ये शुरू होगा। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडवांस। पहले मैंने एसईओ को क्लिक किया, फिर एडवांस पर आया तो नीचे आ जाए, लिखा हुआ है कैनोनिकल। अब ये जो कैनोनिकल है इसका क्या मतलब है? कैनोनिकल का मतलब है कि वहाँ पर तो हमने पूरे का पूरा टैग लगाया ना हमने लिखा लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू URL। यहाँ पर आपको सिर्फ URL देना है, यहाँ पर आपको इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी, यहाँ पर ना लिंक लगाना है ना टैग लगाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो href के अंदर आपने URL दिया होता है ना HTTPS के साथ, सिर्फ वो URL पेस्ट कर देना बस। तो क्या हुआ, लग गया, ये कैनोनिकल लग गया वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है? अच्छा और नीचे है, व्हाट इज मेटा नो इंडेक्स, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज मेटा नो इंडेक्स? अच्छा इंडेक्स, अब ये तो पता लग गया इंडेक्स और नो इंडेक्स का क्या मतलब है। मेरा ख्याल है ये तो हम इतने दिनों से बात करें सबको समझ में आएगा कि भाई इंडेक्स हो रहा है तो क्या मतलब है और इंडेक्स नहीं हो रहा तो क्या मतलब है। आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है तो मतलब क्या, क्रॉल हो रही है, इंडेक्सिंग हो रही है, इसका मतलब है रैंकिंग हो सकती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चाहिए अभी इंडेक्सिंग नहीं, मैं अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कराना चाहता, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं भाई शॉप खोल के बैठूँ, अंदर काम होने लगा और पेंट हो रहा है, तो मैंने बाहर लगा दिया टेम्परेरी क्लोज्ड,
अंदर काम हो रहा है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं टेम्परेरीली क्लोज हटाऊंगा, क्लाइंट्स अंदर आना शुरू हो जाएंगे मेरे पास वापस से। या मैं टेम्परेरी तौर पर, जैसे कैश आता है, कई लोग शटर आधा गिरा लेते हैं, जब चला जाता है फिर शटर उठाते हैं और दुकानों में ट्रांजैक्शन दोबारा शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, मेरी वेबसाइट में कुछ मेंटेनेंस हो रही है, वेबसाइट मेरी लाइव है, इंडेक्स भी होने लगी हुई है, क्रॉल भी होने लगी हुई है, लेकिन ये खास पेज जो है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई इसको अभी इंडेक्स नहीं होना चाहिए, तो मैं ये वाला टैग लगा दूंगा सिंपल। ये वाला टैग क्या टैग है जी? मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट्स। अगला टॉपिक हमारा रोबोट्स का ही है, ठीक है। मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट्स। रोबोट्स क्या है? वो जो कहते हैं ना क्राउलर आएगा, सर्च इंजन के जो क्राउलर्स हैं, सर्च इंजन के, मैं गूगल के नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर्च इंजन के। एमएसएन भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। सर्च इंजन के जो क्राउलर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रोबोट्स। सो हम क्या कह रहे हैं? मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट, कि भाई कोई भी रोबोट हो। कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स, मतलब क्या हुआ? कभी मना कर दो रोबोट्स को कि इंडेक्सिंग नहीं करनी। इसका मतलब क्या होगा कि जितना मर्जी जोर लगा लें, आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग में नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ मेंटेनेंस की, उसके लिए आपने ये टैग लगा दिया, और वर्डप्रेस में ये टैग नहीं होगा। वर्डप्रेस में क्या होगा? एक चेकबॉक्स बना होगा, उसके आगे लिखा होगा नो इंडेक्स। तो जब आपने नहीं करना होगा उसको ऑन कर देंगे बस। अब लगाने के बाद आप खुद ही भूल गए, उसके बाद वेबसाइट लाइव हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आपके जहन से भी निकल गया कि आपने तो नो इंडेक्स किया था और आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं हो रही। आप परेशान है, क्या हो रहा है कि भाई स्टैंडर्ड चेक करें, सब कुछ हो रहा है, असल में हुआ क्या हुआ? आपने खुद से नो इंडेक्स किया हुआ है। तो आपको इस जगह पे आकर इसको खत्म करना पड़ेगा। सो अगर तो हम चाहते हैं कि सारे क्राउलर्स नो इंडेक्स हों, तो क्या लिखेंगे? नेम इक्वल्स टू रोबोट। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गूगल नो इंडेक्स हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे? नेम इक्वल्स टू गूगल बॉट। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ गूगल को मना करना चाह रहे हैं तो गूगल बॉट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? गूगल के बॉट का नाम क्या है? गूगल के रोबोट का क्या नाम है? गूगल बॉट। यानी जब हम गूगल के रोबोट को टारगेट कर रहे होंगे तो इस नाम के साथ कर रहे होंगे, गूगल बॉट के साथ इसको टारगेट करेंगे। तो ये टेम्परेरी तौर पर हम करते हैं, ये परमानेंट नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा लेते हैं कि जो मैं आज भी कराऊं और अगली क्लास में भी कराऊं, ताकि वो जो आज बारिश की वजह से नहीं आए हुए ना, वो लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रोबोट्स की फ़ाइल। ये रोबोट्स की फ़ाइल क्या होती है, पहले इसको मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ कि रोबोट्स की फ़ाइल एक्चुअली होती क्या है, मैं किस चीज़ को रोबोट्स बोल रहा हूँ। ये मैंने लिखा dckitchen.org। सिंपल क्या होगा? वेबसाइट खुल जाएगी, है ना। अब मैं एक और फाइल खोलने जा रहा हूँ। क्या नाम लिखा मैंने? robots.txt। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि भाई ये नॉट HTML फाइल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HTML फाइल। इस वक्त मैं एक टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा हूँ, ये HTML फाइल नहीं है, ये एक टेक्स्ट फाइल है। हालांकि जब मैं SEO की बात कर रहा था, तो मैं जब भी बात कर रहा था मैं हमेशा HTML की फाइल बात करता हूँ, लेकिन ये वाली एक ऐसी फाइल है जो HTML फाइल नहीं है। ये कौन सी फाइल है? ये एक टेक्स्ट फाइल। सब कुछ चेंज हो गया, हाँ, बड़ा सिंपल सा प्लेन सा टेक्स्ट एक आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आपको कंफर्म हो गया कि ये विजिटर्स के लिए नहीं है कुछ, ये भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो विजिटर के लिए नहीं है, क्राउलर के लिए है। इस फाइल को हम बोलते हैं रोबोट्स फाइल। ये भी SEO का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। क्या फैक्टर है? कि भाई हम क्या करते हैं कि रोबोट्स को डायरेक्टिव दे देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर ये कंटेंट पड़ा हुआ है और इस कंटेंट को आपने क्राउल करना है और इस कंटेंट को आपने क्राउल नहीं करना। यानी ये एक डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन मैं नहीं देता क्राउलर को, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब क्राउलर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो आपकी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होगा वो सभी को क्राउल करेगा। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में 30% ऐसा कंटेंट हो जो आप क्राउल कराना चाहते हैं और 70% वो कंटेंट हो जो सपोर्टिंग हो और आप उसको क्राउल नहीं करवाना चाहते। जिसका मतलब क्या हुआ? क्राउलर तो सभी को क्राउल कर रहा होगा। और क्राउलर का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि क्राउलर आपकी वेबसाइट पर आया और बैठ गया और सुबह से लेकर शाम तक वो क्राउलिंग ही कर रहा है, ऐसे नहीं है। क्राउलर का हर वेबसाइट के ऊपर आने के लिए एक मखसूस टाइम होता है, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट को तो नहीं देखना ना,
उसने सबको देखना है। कितना टाइम होता है नॉट मेंशन, कि भाई क्या 10 सेकंड्स के लिए आता है, 1 सेकंड के लिए आता है, 20 सेकंड्स के लिए आता है, 1 मिनट के लिए आता है, नॉट मेंशन। लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है हर वेबसाइट के लिए। इस उसके आने विजिट के टाइम को हम बोलते हैं क्राउल बजट, मतलब इसका नाम होता है क्राउल बजट, कि भाई क्राउल बजट है उसका एक, उस क्राउल बजट में उसने आपकी वेबसाइट का एनालिसिस करना है और क्राउल करके ले जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि भाई हम जानते भी नहीं है, बहुत ही कम टाइम हो सकता है, तो हम उसको बता दें कि भाई असल में हम क्राउल क्या करवाना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, वो कम टाइम में ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके ले जाएगा रेलिवेंट हमसे। लेकिन अगर हम नहीं बताते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई मैं उसे बताना चाह रहा हूँ कि 3 फाइलें या 4 फाइलें इन्हें क्रॉल करो, और मैंने बताया ही कुछ नहीं, और मेरी वेबसाइट में 50 फाइलें हैं, या मेरी वेबसाइट में 100 फाइलें हैं, या मेरी वेबसाइट में 400 फाइलें हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। वो क्राउल टाइम लेकर आया था, उस क्राउल टाइम में वो एक्चुअली उधर तक नहीं पहुँच पाया जो मैं एक्चुअली क्रॉल कराना चाहता था। तो उसने क्या किया, इररिलेवेंट डाटा रीड किया, और रीड करते करते उसने कहा भाई टाइम ओवर, चला गया। इसमीन उसने आपको इंडेक्स नहीं किया, उसने आपको क्राउल नहीं किया, वो आपकी लिस्ट नहीं लेकर गया साथ अपने। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रोबोट्स की फाइल बनाना ज़रूरी है। अब आपको ये पता लगेगा कि रोबोट्स की फाइल बन क्यों रही है और किसके लिए बन रही है। विजिटर्स के लिए नहीं बन रही है। क्राउल की रोबोट्स की फाइल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बन रही है, क्राउलर के लिए बन रही है, ताकि हम क्राउलर के लिए आसानी पैदा कर दें, ठीक है। और ये जो फाइल है इसका फॉर्मेट क्या है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये सिंपली एक टेक्स्ट फाइल है। अभी आपने देखा मैंने इस फाइल को खोला, इसकी रोबोट्स फाइल नजर आई। अगर मैं इसकी रोबोट्स फाइल को दिखाऊं तो इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है यूज़र एजेंट लिखा हुआ है। यूज़र एजेंट से मुराद होती है क्राउलर्स, और क्राउलर से मुराद होती है रोबोट्स। ऐसे ही है कि भाई गूगल का क्राउलर, MSN का क्राउलर, याहू का क्राउलर और दूसरे सर्च इंजन के क्राउलर्स। लेकिन जब याद रखें, जब हम SEO की बात करते हैं तो हम 80 to 90% जो बात कर रहे होते हैं वो गूगल की बात करें, क्योंकि हम गूगल पे रैंक करवाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक डायरेक्टिव तो हुआ ना यूज़र एजेंट, और उसके आगे मैंने स्टैरिक लगाया हुआ है, स्टैरिक लगा हुआ है ना, स्टार सा लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, हाँ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब स्टैरिक लग गया इसके आगे, इसका मतलब क्या, स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब सारे, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, सारे बोट्स, मतलब सारे सर्च इंजन के बोट्स इसे क्राउल करें, तो हम क्या लगा देते हैं, स्टैरिक। आमतौर पर हम यही लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम अपनी रोबोट्स की फाइल बनाएंगे उसमें पहला डायरेक्टिव यही देंगे। दूसरे नंबर पर क्या डायरेक्टिव दे रहे हैं, डिसअलाउ। नाम से अंदाजा हो रहा है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसमें इतना डाटा पड़ा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है इसको तुम्हें क्राउल करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे क्या लिखा हुआ है, अलाउ कॉलन। इसका एक तरीका तो ये है ना कि मैं उसे कह दूँ भाई इसको भी क्राउल ना करो, इसको भी क्राउल ना करो, और अलाउ कॉलन, इसमें मैं कुछ नहीं बताता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी बच गया सब कुछ क्राउल करो। तो इसका आसानी से हमें ये पता लग रहा है कि इसके अंदर टोटल 4 डायरेक्टिव्स हैं, है ना। पहले डायरेक्टिव में क्या कह रहे हैं, पहले डायरेक्टिव में ये कह रहे हैं कि कौन कौन से रोबोट्स, कौन कौन से सर्च इंजन्स। तो मैंने कहा यूज़र एजेंट कॉलन स्टैरिक, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल सर्च इंजन्स, यानी ऑल सर्च इंजन्स क्राउलर्स, यानी जितने भी सर्च इंजन हैं उनके सारे क्राउलर जिसे क्राउल करें, नंबर 1। दूसरे में क्या कहा, डिसअलाउ, मतलब ये फोल्डर्स हैं जो मैं अलाउ। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया हुआ है, अपनी होस्टिंग में ना एक वीडियो का फोल्डर बनाया हुआ है, और मैं कर क्या रहा हूँ, अपनी जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वहाँ स्पेस मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं उधर स्टोर करता जा रहा हूँ। अब उन वीडियो का कुछ लेना देना तो नहीं मेरी वेबसाइट से, तो मैं क्या करूँगा, उसको डिसअलाउ करवा दूंगा, ताकि क्राउलर जब उस पर आए तो उस फोल्डर को चेक ही ना करे, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, अलाउ। अलाउ का क्या मतलब होगा, जिस फोल्डर को आपको अलाउ करवाना होगा आप बता दो, या फिर अगर आपने डिसअलाउ में फोल्डर बता दिए तो फिर आप अलाउ में कुछ भी ना बताओ, सिर्फ अलाउ कॉलन कर दो। वो क्या समझेगा कि जो जो डिसअलाउ कर दिया इसे मैंने नहीं चेक करना, बाकी सब कुछ चेक करना है। अच्छा, 3 डायरेक्टिव्स हुए। चौथा डायरेक्टिव क्या है, साइट मैप। चौथा डायरेक्टिव क्या है, साइट मैप। अब इसका मतलब क्या हो, ये नई चीज कोई आ गई है बीच में, हाँ। साइट मैप क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई आना चाहता है, तो आप उसको गूगल पर अपना एड्रेस भेज देते हो, व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हो, SMS से भी शेयर कर देते हो ना, मैप से जाकर अपना एड्रेस, तो क्या होता है, उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है। इसी तरह क्या बात है, आए 5 मिनट के बाद आते तो हमने क्लास बंद कर देनी थी, हाँ। अगर हम किसी को अपना मैप पे एड्रेस भेजें तो उसको हमारे पास आने में बहुत आसानी हो जाती है ना।
अगर हम किसी को मैप पे अपना एड्रेस ना भेजें तो क्या होता है, दिक्कत होती है उसको, हमारे पास आने में उसे काफ़ी परेशानी होगी। इसी तरह अब आप देखें हमारी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, भाई विजिटर आ रहा है, उसके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना, URL लिखा और आ गया। उसको ये नहीं समझना है कि आपकी वेबसाइट पे है क्या, वो तो आपकी वेबसाइट को देखेगा और अपनी पसंद के कंटेंट पे क्लिक करेगा। लेकिन जो क्राउलर है वो आपकी वेबसाइट पे किस लिए आ रहा है, वो आपकी वेबसाइट के एनालिसिस करने आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अगर मैं उसको पहले ही समझा दूँ, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि भाई ये मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, ये उसका लेआउट है, ये उसके मेन्यूज़ हैं, ये उसके सब मेन्यूज़ हैं, इस मेन्यू के अंदर ये कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ज़रा कंफर्टेबल हो गया, आते ही कंफर्टेबल हो गया ना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में चला जाए और वो उसमें मूव करना चाहता हो, तो उसके हाथ में एक मैप हो तो बहुत आसानी से मूव करेगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। लेकिन अगर उसके हाथ में मैप ना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि भाई मुझे कहाँ जाना है। सेम यही पर्पज़ होता है साइट मैप का। साइट मैप क्या होता है, आपकी वेबसाइट का एक नक्शा समझ लो है, जो कि हम देख इसको रहे हैं, सिर्फ क्राउलर को। ये बनाकर हमें किसको देना है, अगली क्लास में हम बनाएंगे कैसे बनता है, ठीक है। ये बनाकर, लेकिन इसमें हम चेक करते हैं कि चेक कैसे होना है। जैसे अभी हमने एक चीज़ चेक की है ना, अभी हमने क्या चेक किया, रोबोट्स। अब इतना सबको पता होना चाहिए रोबोट्स कैसे चेक करने हैं। आप किसी भी फाइल का रोबोट चेक कर लो घर जाके, 10-15 वेबसाइट का रोबोट चेक कीजिएगा। कैसे करेंगे, वेबसाइट का नाम लिखे /robots.txt, तो अगर उसकी रोबोट्स फाइल होगी तो आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैं एक वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, stars.edu.bk/ जी, मतलब नहीं आया कुछ भी, ठीक है। इधर आए जरा, ये वेबसाइट खोलें। अभी क्या लिखो, robots.txt आ रहा है। क्या मतलब, क्या साबित हुआ, मैं क्या पता लगा आपको इस सबसे। अच्छा वो हमने नहीं, वो एड्रेस भी तो गलत लिखा गया ना। अब ठीक है, आर्मिस था जी, नहीं है। ये 404 एरर आया एक, ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। इसको भी हमने समझना है कि एरर क्या होता है, कब आता है। अच्छा, इसका मतलब इसकी रिपोर्ट फाइल नहीं है और इसकी रिपोर्ट फाइल है। अब मैं इसकी एक और फाइल देखने लगा, वो कौन सी है, साइट मैप। रोबोट्स की फाइल का क्या नाम है, जरा बोलें, शाबाश। robots.txt, नॉट HTML। इसी तरह जो साइट मैप की फाइल है इसका नाम है XML, साइट मैप डॉट XML, साइट मैप डॉट XML। एंटर किया, क्या हुआ, कितनी लंबी जोड़ी आ गई है, आप फंस गए फिर दोबारा से, ये एक और कोडिंग आ गई है भाई, ये भी बनानी पड़ेगी हमें, हाँ देखें, मुश्किल काम है ना। वो टैग्स आ गए ना लिखे लिखा है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन टूल्स होंगे जिसमें जाकर मैं साइट मैप जनरेट करूंगा खुद से। यानी मैं उसको सिर्फ क्या बताऊंगा कि भाई मुझे साइट मैप बनाना है और मेरी ये वेबसाइट है, ये जो कोड जनरेट हुआ है ना ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा और इस फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा, बस। बात समझ में आ गई है। यानी ये वाला कोड मैंने क्रिएट नहीं किया, ये कोड हमने कैसे बनाया, ऑनलाइन टूल्स की मदद से इसको ऑटोमेटिकली जनरेट किया हुआ है हमने। और अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वेबसाइट के डिफरेंट URLs नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये उसने खुद ही मुझे सारा स्ट्रक्चर बना दिया, ये एक किस्म का नक्शा बनाया उसने पूरी वेबसाइट का, पूरी वेबसाइट का एक मैप बनाकर दे दिया। अब ये किसके पास जा रहा है, ये भी क्राउलर के पास जा रहा है। अब क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आएगा, रोबोट्स की फाइल से ये पढ़ेगा कि मुझे किसको रीड करना है, और साइट मैप से ये पढ़ेगा कि आपकी फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए आसानी होगी, जो काम उसको बहुत ज़्यादा टाइम लेके करना था वो सारी चीज़ें उसको पहले से पता लग गई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साइट मैप भी बनाना है। और आप नोट करो तो मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने ये किया था, ये यूजर एजेंट स्टैटिक डिसअलाउ अलाउ साइट मैप,
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रोबोट्स की फाइल है इसके अंदर साइट मैप का रेफरेंस आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि पहले कौन सी फाइल बननी चाहिए, पहले साइट मैप बनेगी तो इसमें आएगी ना। सो हम पहले साइट मैप जनरेट करेंगे, जब वो फाइल बन जाएगी तो उसका रेफरेंस देना है रोबोट्स में ही, क्योंकि रोबोट्स में हम क्राउलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आखिर में मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई ये है इसका साइट मैप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जरा मुख्तसर लिखा हुआ है, इस साइट मैप को हमने ऐसे लिखना है, ये पूरा URL दूंगा मैं लाइक दिस। कैसे लिख रहे हैं ये नोट पैड में लिखकर दिखा देता हूँ, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ऐसे पूरा URL दे दिया ना मैंने, sitemap.xml। सो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल SEO का पार्ट है, रोबोट्स फाइल बनाना और साइट मैप बनाना, कैनोनिकल बनाना, ये सब क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी टेक्निकल SEO का पार्ट है। और ये दोनों फाइलें जो मैंने बनाई हैं, ये दोनों की दोनों फाइलें HTML फाइलें नहीं हैं। एक का नाम है sitemap.xml, ये कैसे जनरेट होगा ये अगली क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और रोबोट्स की फाइल की और स्टोरी, डिटेल डेप्थ स्टोरी भी सुनेंगे अगली क्लास में, पूरा रोबोट समझ में आएगा रोबोट्स है क्या। अभी आपको एक रोबोट्स का आइडिया मिल गया कि रोबोट्स की फाइल बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्राउलर को गाइड कर रहे हैं कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इधर आ जाओ, इस हिस्से को मुझे क्राउल करवाना है और इस हिस्से को मुझे क्राउल नहीं करवाना। ये दोनों के दोनों SEO के बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगले 2-3 लेक्चर्स अब स्पीडी होंगे ताकि हम इस टॉपिक को वाइंड अप की तरफ लेकर जाएंगे, होंगे सारे कंटेंट्स, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा इसलिए कि अब सब लोग एक लेवल पर आ चुके हुए हैं।